हेलो स्टूडेंट्स, विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा था। ये भी जाना था कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इस तरीके से एक हथौड़ा हमने उठाया और उसको हमने किसी कील पर पटक दिया तो कील जो होती है वो अंदर धंस जाती है। या जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो वो गोली जो होती है वो कांच को तोड़ देती है, या जो लक्ष्य होता है उसको भेद देती है। जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो आपने देखा है टीन वगैरह उड़ जाती हैं। यानी इन सब में क्या है, इन सब में है कार्य करने की क्षमता, और कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। यानी इन सब में ऊर्जा है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कार्य होने के लिए ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत आवश्यक होता है। आप उदाहरण से इस बात को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि कार्य होने के लिए क्या जरूरी है, ऊर्जा का या तो रूपांतरण हो या ऊर्जा का स्थानांतरण हो। यानी या तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। दोनों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे मांसपेशियों में ऊर्जा संचित हो जाती है। कब? जब हम अपने हाथ को ऐसे सिकोड़ते हैं। जब हम अपने हाथ को ऐसे सिकोड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम मांसपेशी ऊर्जा कह सकते हैं, जिसे हम एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा ही कहते हैं। फिर यही हम क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे झटके के माध्यम से एक पत्थर को या किसी कंकड़ को वो ऊर्जा हम दे देते हैं और वो पत्थर गतिमान हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए क्या किया हमने। ऊर्जा कहाँ थी? ऊर्जा थी मेरे मांसपेशियों में, और मांसपेशियों से हमने उस ऊर्जा का स्थानांतरण कर दिया उस पत्थर को। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी प्रकार के इंजन होते हैं, जितने मोटर वाहन हैं, सब में इंजन लगे हुए हैं। और इंजन क्या करते हैं? इंजन यांत्रिक ऊर्जा मतलब गति करवाते हैं। मशीन चलती है, वाहन चलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, अब ये यांत्रिक ऊर्जा बन कहाँ से रही है? आखिरकार ये वाहन कैसे चल पा रहे हैं, ये मशीनें बड़ी बड़ी काम कैसे कर पा रही हैं? तो सीधी सी बात है, उन मशीनों में, उन इंजनों में हम क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, या हम कहेंगे कोई ईंधन डालते हैं। तो अब ये ईंधन जो होता है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम क्या कहेंगे? ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरह से कार्य होने के लिए या तो ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए या ऊर्जा का स्थानांतरण होना चाहिए। अब बात आती है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि वास्तव में ऊर्जा का रूपांतरण जब होता है तब ही कार्य का संपादन होता है, तभी कार्य होता है। जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तभी कार्य होता है। तो वास्तव में कार्य क्या है? कार्य है व्यय होने वाली ऊर्जा की माप। जो ऊर्जा खर्च होती है उसी का जो मेजरमेंट है वही तो कार्य है। तो जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है। और कार्य का मात्रक हमने आपको कल बताया था क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण या रूपांतरण होने पर कार्य होता है। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा हो गया। अब ये जो ऊर्जा होती है वो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा,
चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो बहुत रूपों में ये ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए, तो अगर हम गतिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम गतिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं तो क्या होगा? गतिज शब्द बना है गति से, तो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो कोई भी वस्तु जो गतिमान है, जो गति कर रही है, तो गति के कारण उसमें जो भी कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम कहेंगे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तेज़ आंधी चलती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी टीन, चादर जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। यानी आप सोचिए उन तेज़ हवाओं में गति के कारण इतनी क्षमता हो गई है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देती है। ऐसी जो गतिशील आपका जल होता है, जब नदियों का जो जल है वो वेग से गिरता है नीचे की ओर, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचक्की लगा देते हैं और पंचक्की के माध्यम से हम वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। तो उसमें वेग के कारण क्या है, कार्य करने की क्षमता है। ठीक, ऐसे ही जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो पवन चक्कियाँ भी चलती हैं जिनसे हम विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। तो तेज़ हवा जब चलती है तो उसमें भी क्या है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता है। ऐसे जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जाती है गति करती हुई और किसी लक्ष्य को भेद देती है, उसको पार कर जाती है, तो उस गोली में गति के कारण कार्य करने की क्षमता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किस बात के हो गए, गतिज ऊर्जा के। अब बात ये आती है कि गतिज ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे, इसका कोई व्यंजक होता है, इसका कोई फॉर्मूला होता है। तो हम समझ लेते हैं कि इसका जो व्यंजक है वो किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m और ये वस्तु रुकी हुई है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसका प्रारंभिक वेग 0 है, यानी ये वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, रुकी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु पर हम बल लगाते हैं। बल क्या करेगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेगा, यानी इसको गतिमान करेगा। तो हमने जब इस पर बल लगाया, मान लेते हैं बल हमने कितना लगाया, F बल लगाया, तो F बल लगने से क्या होगा, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि F बराबर होता है m × a, यानी जैसे ही हम बल लगाएंगे इस वस्तु की गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि को हम त्वरण कहते हैं। तो क्या होगा, इस वस्तु का जो शुरुआती वेग 0 है वो अब बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, इस त्वरण के कारण। तो यहाँ पर हम त्वरण का मान निकालें तो वो हो जाएगा a = F/m। ये वो त्वरण है जो बल F के कारण इस वस्तु की गति में उत्पन्न होगा। अब त्वरण की वजह से क्या होगा, इस वस्तु का वेग बढ़ने लगेगा, यानी इसमें अब क्या होगा, पहले गति नहीं थी, पहले ये वस्तु रुकी हुई थी, अब इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी, ये गति करने लगेगी। तो मान लेते हैं कि s दूरी तय करने के बाद, या d दूरी, कुछ मान s मान लेते हैं, s दूरी तय करने के बाद क्या होता है, इस वस्तु का जो वेग है वो अब हो जाता है कितना, v के बराबर। देखिए शुरुआती वेग कितना था, 0 था, लेकिन जैसे ही बल लगेगा बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा और इस वस्तु का वेग बढ़ने लगेगा। तो मान लेते हैं कि s दूरी तय करने के बाद, अब ये विस्थापन भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक दिशा में है, इस वस्तु का वेग हो जाता है v के बराबर, यानी अब इस वस्तु में क्या है, गति है, और गति है तो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो आखिरकार जब ये वस्तु रुकी हुई थी तब इसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन अब इसमें ऊर्जा है, तो ये कहाँ से आई, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऊर्जा कहाँ से आई। तो ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वस्तु के ऊपर कितना बल लग रहा है, F,
और इस बल के कारण ये वस्तु विस्थापित हो रही है, यानी बल की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब बल लगता है किसी वस्तु पर और बल की दिशा में विस्थापन होता है तो क्या कहेंगे हम, वहाँ पर कार्य हो रहा है। कार्य होने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन ये दोनों आवश्यक होते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो, जब बल लगा है F तो बल की दिशा में विस्थापन भी कितना हुआ, S के बराबर। यानी हमने क्या किया है, इस बल के द्वारा इस वस्तु पर कार्य किया जाएगा, कितना, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, इतना कार्य किया जाएगा। कार्य माने ऊर्जा खर्च की जाएगी। अब ये ऊर्जा कहाँ जाएगी, तो यही ऊर्जा इस वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में पहुंच जाएगी। यानी ऊर्जा का क्या हो गया, अब एक तरीके से ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। मतलब हमने क्या किया, कार्य किया, तो कार्य करने के कारण मेरी ऊर्जा खर्च हुई और वो ऊर्जा अब गतिज ऊर्जा के रूप में किसके पास पहुंच गई है, इस वस्तु के पास पहुंच गई है। तो इस वस्तु के पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी, जितना हमने कार्य किया है। तो हमने कार्य कितना किया है, तो आप देखिए जो हमने कार्य किया होगा वो कितना किया होगा, कार्य W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर हो जाएगा बल F इंटू बल की दिशा में विस्थापन S के बराबर। तो ये कार्य हमने किया है, यानी इतनी ऊर्जा हमने अपनी खर्च करी है और यही ऊर्जा अब इस वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। शुरुआती वेग 0 है, S विस्थापन के बाद वेग v हो जाता है। तो जो गति का तीसरा समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण, जो तीसरा समीकरण है वो क्या है, गति का तीसरा समीकरण हमसे कहता है v² बराबर u² प्लस 2as। ये है गति का तीसरा समीकरण, ये हम पढ़ चुके हैं। तो v क्या है, ये वेग है, कब, s विस्थापन तय करने के बाद। तो यहाँ से हो जाएगा v² बराबर u, चूँकि हमने कहा प्रारंभिक वेग है तो ये 0 होगा, ये प्लस हो जाएगा 2a। अब a की वैल्यू आप यहाँ देखिए मैंने f के पदों में ज्ञात कर ली है, कितनी है, f डिवाइडेड बाई m इंटू में s। तो यहाँ पे 0 है ये पद, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v² इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई m f इंटू s। और f इंटू एस क्या है, हमारे द्वारा किया गया कार्य, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो f इंटू एस की हम वैल्यू निकालेंगे, इतने पद की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा f इंटू एस बराबर हो जाएगा, ये m का v² में मल्टीप्लाई हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या कह सकते हैं 1/2 mv²। ये हो जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम k से प्रदर्शित कर देते हैं। तो आप देखिए गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जहां m क्या है, m है उस वस्तु का द्रव्यमान या पिंड का द्रव्यमान, v क्या है उस पिंड का वेग, ठीक है ना। और इसी वेग के कारण इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो कितनी होगी, 1/2 m इंटू v²। कैसे आया है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये वस्तु जब रुकी हुई थी तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं थी, फिर हमने बल लगाया, बल के द्वारा इसमें विस्थापन हुआ s के बराबर। तो जो हम कार्य करेंगे वही कार्य इस वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, इकट्ठा होगा। तो कार्य कितना करेंगे हम, उसके हमने कैलकुलेशन कर लिया है, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए आज हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, और यदि भूल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेलीग्राम पर जा कर के सर्च कीजिएगा विश्वगुरु क्लासेस, ठीक है, इस नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, विश्वगुरु क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो आप विश्वगुरु क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे ये हमारा ग्रुप खुल के आ जाएगा और इस पर हमारा लोगो भी लगा हुआ है, जो इस प्रकार का लोगो है V और G क्लासेस। तो ये लोगो लगा हुआ है, आप लोगों से पहचान लीजिएगा कि ये हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनकी PDF को मैं जल्दी ही इस ग्रुप में पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। आज वैसे तो मैंने वो सोचा था कि लंबी क्लास लूँगा, लेकिन ये जो गर्मी है वो मेरा साथ नहीं दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास को मैं आज इतना ही रखता हूँ। बाकी जो आपके बिंदु हैं, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक रहेगा, इसमें काफ़ी लंबा वक्त भी लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपको जल्दबाजी में कोई चीज़ कराई जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य से, तसल्ली से
एक एक चीज़ को समझें, जहाँ भी डाउट हो वो हमसे आप पूछें। देखिए हम आपको बता दें कि यदि आपने सिर्फ चीज़ों को रटा हुआ है और आपने पेपर में नंबर ले लिए हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वास्तव में नॉलेज गेन नहीं की है, आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान कब आता है? जब आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई संदेह नहीं रहता, उसके सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास आ जाता है, जब आप उसको समझते हैं न कि रटते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तसल्ली से समझ के पढ़ें, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपसे कहा जाए कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कैसे करेंगे, तो सीधी बात है कि किसी भी वस्तु को गतिमान करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, हमने वस्तु को गतिमान किया, कार्य किया मतलब हमने अपनी ऊर्जा खर्च की, और अपनी जो ऊर्जा खर्च की है वही उस वस्तु को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल गई है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे भी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे, अभी इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। संभवतः कल या परसों की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक बात और कि जो भी आपके फिजिक्स के चैप्टर पढ़ चुके हैं, चाहे वो बल और गति के नियम वाला चैप्टर हो, चाहे आपका गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर हो, ठीक है, या दाब उत्प्लावन बल से संबंधित हो, या आपका ये कार्य वाला जो चैप्टर है, जितने भी चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो जल्दी ही मैं किसी सेशन में लेकर के आऊँगा। हो सका तो मैं अभी संडे को एक सेशन रखूँगा जो थोड़ा एक यूजुअल टाइम जो हमारा रहता है 40 मिनट का या 30 मिनट का, उससे थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि लंबा ना रखूँ, थोड़ी कम न्यूमेरिकल ले लूँगा, 2-3 सेशन ले लूँगा। तो मैं सब चैप्टर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं और हर टाइप का जो न्यूमेरिकल हो सकता है वो मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग अच्छे से समझिएगा, जो भी आपके प्रश्न रहें, जो आपके डाउट रहें वो आप पूछिएगा, ठीक है। ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ आप सीधे अपना कोई प्रश्न रखना चाहें तो वहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ।